वहीं दूसरे बॉक्स में यह 8 महीने में 32.22% करेक्ट हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये टाइम वाइज करेक्शन होती क्या है, ये मार्केट में क्यों होती है, किस लिए होती है और इसके होने से किसी भी इन्वेस्टर को क्या क्या नुकसान होते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आप चार्ट पर किसी भी स्टॉक के टाइम वाइज करेक्शन के अलग अलग फेसेस को पहचान कर इस स्टॉक में बिल्कुल नियर द बॉटम इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये सब हम सीखेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में 3 तरह के फेस चल रहे होते हैं। या तो स्टॉक बुल फेस में चल रहा होता है, या फिर स्टॉक बियर फेस में चल रहा होता है, या फिर स्टॉक इन दोनों में से किसी भी फेस में नहीं चल रहा होता है तो वो फिर कंसोलिडेशन के फेस में चल रहा होता है। ये सभी स्टॉक के साइकिल के हिस्से हैं। कोई भी स्टॉक लगातार ना तो बुल फेस में बना रह सकता है, ना ही बियर फेस में बना रह सकता है, और ना ही कंसोलिडेशन के फेस में बना रह सकता है। जब भी कोई स्टॉक बुल फेस में होता है तो फिर वो गिर गिर के चढ़ता है, यानी कि स्टॉक में समय समय पे करेक्शन आती रहती हैं। इसी तरह से यदि स्टॉक बियर फेस में चल रहा होता है तो उसमें समय समय पे बाउंस बैक आते रहते हैं, यानी कि उसमें करेक्शन आती रहती हैं। अब दोस्तों, ये करेक्शन 2 तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट होती है प्राइस वाइज करेक्शन, नंबर सेकंड होती है टाइम वाइज करेक्शन। अब दोस्तों, ये दोनों ही करेक्शन 3 तरह से हो सकती हैं। तो पहले में होती है प्राइस वाइज करेक्शन। तो दोस्तों, इस करेक्शन में होता क्या है कि प्राइस बहुत ही तेज़ी से गिरता है और उसको गिरने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि समय का पीरियड बहुत ही छोटा होता है, माइनर होता है, परंतु इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। दोस्तों, दूसरी तरह की करेक्शन होती है प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शन। इसमें दोस्तों प्राइस भी धीरे धीरे नीचे जाता है और टाइम भी धीरे धीरे ज़्यादा लगता है, यानी कि प्राइस भी गिरता है और टाइम भी बढ़ता है। तो दोस्तों, इस तरह की करेक्शन में प्राइस भी नीचे आता है, परंतु उस प्राइस को नीचे आने में टाइम पहले केस के मुकाबले ज़्यादा लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ तीसरी तरह की करेक्शन होती है टाइम वाइज करेक्शन। इसमें स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता, पर एक सीमित दायरे में ऊपर या नीचे काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, और इस करेक्शन को टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। और दोस्तों, ये करेक्शन सबसे ज़्यादा कष्टदायक होती है। इसका रीज़न ये है कि टाइम वाइज करेक्शन में इन्वेस्टर को कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, और स्टॉक बहुत ही लंबे समय तक टाइम वाइज करेक्शन में बना रह सकता है। दोस्तों, वो टाइम पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। ये स्टॉक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो इस दौरान इतने लंबे समय में यदि स्टॉक मूवमेंट नहीं दिखाता है तो इन्वेस्टर जो कि इसमें इन्वेस्टेड होते हैं, तो अधिकतर इन्वेस्टर इसमें बोर हो जाते हैं। और जब इन्वेस्टर देखते हैं कि भाई इसके साथ वाले स्टॉक तो रोज़ दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, बस यही शेयर नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसको, ये चलता क्यों नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है इस कंपनी का फंडामेंटल में, ऐसे हज़ारों सवाल इन्वेस्टर के मन में घुमड़ने उमड़ने लगते हैं, और वो कंपनी के फंडामेंटल्स खंगाल देता है, पर उसको कहीं कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि भाई ये स्टॉक आखिर चल क्यों नहीं रहा है। कई बार कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, परंतु फिर भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। तो अंत में होता क्या है कि इन्वेस्टर का धैर्य जवाब दे जाता है, और भाई वो अपनी पोजीशन काट के स्टॉक से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये टाइम वाइज करेक्शन आखिर होती क्यों है। तो दोस्तों, टाइम वाइज करेक्शन होने के मुख्यतः 3 कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण होता है इन्वेस्टर्स का ईगो। कभी कभी किसी स्टॉक्स में घुसे हुए बुल्स और बियर्स की ईगो आपस में क्लैश कर जाती है, यानी कि बुल्स और बियर्स दोनों की ही पॉकेट्स बहुत ही डीप होती हैं, यानी कि दोनों ही पार्टियां बहुत ही
मालदार होती हैं, तो ना तो बुल्स पीछे हटने को तैयार होते हैं और ना ही बियर्स पीछे हटने को तैयार होते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा बढ़ता है तो बियर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं और स्टॉक नीचे आ जाता है, और जैसे ही स्टॉक नीचे आ जाता है तो बुल्स उसको ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं और स्टॉक ऊपर भाग जाता है। तो इस तरह से स्टॉक ना तो ऊपर ही जा पाता है और ना ही वो नीचे ही जा पाता है, और एक चैनल में बहुत ही लंबे समय तक बना रहता है, जिसको कि हम कंसोलिडेशन का फेज़ कहते हैं। और ये टाइम वाइज करेक्शन इन्वेस्टर्स के ईगो की वजह से होती है। दोस्तों, दूसरा रीज़न जिसके कारण टाइम वाइज करेक्शन होती है वो है कंपनी के फंडामेंटल्स में कैचअप। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मार्केट हमेशा आगे की परफॉर्म करती है, यानी कि मार्केट हमेशा कंपनी से 2 कदम आगे रहती है। यदि कंपनी की इनकम में बढ़ोतरी होने वाली होगी तो स्टॉक का प्राइस उसके रिज़ल्ट आने से पहले ही ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी किसी कंपनी में बहुत ही बड़ा बदलाव होता है और मार्केट को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंपनी की इनकम बढ़ेगी, तो स्टॉक का प्राइस कंपनी की इनकम बढ़ने से बहुत पहले ही ऊपर चला जाता है। और जब कंपनी बाद में परफॉर्म करना स्टार्ट करती है तो उस दौरान स्टॉक का जो प्राइस होता है कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं होता है। तो इस केस में हमारी टाइम वाइज करेक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो तब तक चलती रहती है जब तक कि कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टॉक का प्राइस जस्टिफाइड ना हो। दोस्तों, तीसरा रीज़न जिसके कारण टाइम वाइज करेक्शन होती है वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कभी कभी दोस्तों किसी कंपनी में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से उसके फ्यूचर में अनिश्चितता आ जाती है, जिससे कि बुल्स और बियर्स दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। तो इस केस में ना तो बुल्स उस स्टॉक पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश होते हैं और ना ही बियर्स उस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बियरिश होते हैं, क्योंकि उस स्टॉक या कंपनी को फ्यूचर को लेके दोनों में ही इनडिसीजन की स्थिति होती है। तो इस केस में स्टॉक जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बियर्स एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाता है तो बुल्स एक्टिव हो जाते हैं। फलस्वरूप उस स्टॉक में बहुत ही लंबे समय तक टाइम वाइज करेक्शन होती रहती है, जो कि बुल्स और बियर्स के इनडिसीजन के स्थिति में होती है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी से हो सकती है, या हो सकता है उसके कोई जो कंपटीटर ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च कर दी हो जिससे भी कंपनी का फ्यूचर के बारे में बुल्स और बियर्स इनडिसीजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस केस में भी टाइम वाइज करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि टाइम वाइज करेक्शन में उनका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो गिर ही नहीं रहा है, केवल एक जगह खड़ा है, तो केवल टाइम का ही नुकसान हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ मनी उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं आपको बताता हूँ कि टाइम वाइज करेक्शन में इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस होता है, और वो लॉस क्या होते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लॉस होता है टाइम वाइज करेक्शन में, मान लीजिए कोई स्टॉक पिछले 3 साल से कहीं नहीं गया और वो एक टाइम वाइज करेक्शन के जोन में फंस गया है। तो जो भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टेड होगा तो उसकी जितनी भी अमाउंट उस स्टॉक में इन्वेस्टेड होगा तो पिछले 3 साल में उसने उस पर कोई भी रिटर्न नहीं कमाया। वहीं अगर उसने ये अमाउंट बैंक एफडी में रखी होती या बैंक में रखी होती तो उस पर उसको कम से कम इंटरेस्ट या एफडी इंटरेस्ट तो मिलता ही। तो पहला लॉस तो दोस्तों यही हो गया कि टाइम वाइज करेक्शन में इन्वेस्टर को इंटरेस्ट का लॉस होता है। दूसरे केस में दोस्तों, यदि इन्वेस्टर ने वो अमाउंट जो टाइम वाइज करेक्शन वाले स्टॉक में लगा रखी है वो उसने अगर लीवरेज पे ले रखी है या अपने होल्डिंग्स को गिरवी लेके रख रखी है, तो उसको उस गिरवी रखे हुए शेयरों पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ईयरली तो पे करना ही पड़ता है। और अगर 3 साल में स्टॉक कहीं नहीं गया तो भी उसको इंटरेस्ट का लॉस तो हो ही रहा है। और दोस्तों, अगर हम ये भी मान लें तीसरे केस में कि भाई इन्वेस्टर ने लीवरेज भी नहीं ले रखा है और उसने केवल अपना पैसा उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो भी इन्वेस्टर को लॉस ही होगा, क्योंकि पिछले 3 साल में स्टॉक तो कहीं गया नहीं
और इन्वेस्टर ने कोई रिटर्न नहीं कमाया तो उसकी वेल्थ भी इरोड हो रही है दोस्तों, क्योंकि महंगाई तो 3 साल में बढ़ ही जाएगी, तो उसकी मनी की जो वैल्यू है जो 3 साल पहले थी 3 साल बाद वो उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और इंटरेस्ट लॉस हो रहा है वो अलग। तो दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन में भी इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस होता है और उनकी वेल्थ इरोड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट में आप वेल्थ जब ही जनरेट कर पाएंगे जब आप उसको ईयरली कंपाउंड करेंगे। तो इस केस में आपका ईयरली कंपाउंडेशन तो रुक ही गया, साथ ही साथ समय बीतने के कारण आपका मनी भी डिवैल्यू हो गया। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियोस की सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब आपकी स्क्रीन पर कोल इंडिया लिमिटेड का चार्ट आ चुका है और ये स्टॉक मैंने आपको केवल इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही सेलेक्ट किया है। मेरी तरफ से इस स्टॉक में किसी भी तरह की बाइंग, सेलिंग या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लें। तो दोस्तों चार्ट पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर इस एरिया में 275 रुपये के लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और केवल 2 महीने में ही 275 रुपये के लेवल से 180 रुपये के लेवल तक आ गया, जो कि पहले बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स की चौड़ाई प्राइस के कंपैरिजन में कितनी कम है। दोस्तों इस पहले बॉक्स में प्राइस को 275 रुपये से 180 रुपये तक आने में केवल 2 महीने लगे। इसके बाद स्टॉक को फिर 180 रुपये के लेवल से 122 रुपये के लेवल तक आने में 8 महीने लगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि करेक्शन के पहले फेज़ में स्टॉक 2 महीने में 34.5% करेक्ट हुआ, वहीं दूसरे बॉक्स में यह 8 महीने में 32.22% करेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पहले बॉक्स में स्टॉक 34.5% करेक्ट हुआ और दूसरे बॉक्स में स्टॉक 32.22% करेक्ट हुआ। वहीं पहले बॉक्स में करेक्शन का टाइम कम था, वहीं दूसरे बॉक्स में करेक्शन का टाइम ज़्यादा था। इसी तरह से फ्रेंड्स तीसरे बॉक्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक इस बॉक्स में करेक्ट नहीं हुआ, वो 122 रुपये के लेवल से 155 रुपये के लेवल के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा और पिछले 15 महीनों से स्टॉक इसी बॉक्स में बना हुआ है, जो कि टाइम वाइज करेक्शन का थर्ड बॉक्स है। तो दोस्तों इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन के पहले बॉक्स में टाइम बहुत कम लगा, यानी कि कुल 2 महीने का टाइम लगा स्टॉक को 34.5% करेक्ट होने में, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में स्टॉक ये जो हमारी वर्टिकल लेंथ होती है बॉक्स की वो बहुत ज़्यादा है, परंतु इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ बहुत ही कम है। टाइम वाइज करेक्शन के दूसरे फेज में बॉक्स की वर्टिकल लेंथ ज़्यादा है, परंतु उसकी वर्टिकल लेंथ ज़्यादा होने के साथ साथ बॉक्स की हॉरिजॉन्टल लेंथ भी बढ़ रही है। और टाइम वाइज करेक्शन के थर्ड बॉक्स में यानी कि तीसरे फेज में बॉक्स की वर्टिकल लेंथ बहुत कम है पिछले दोनों बॉक्स की तुलना में, और उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ बहुत ही ज़्यादा है जो कि 15 महीने है। तो दोस्तों इस एग्जांपल से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक अपने टाइम वाइज करेक्शन के लास्ट फेज में जाता है वह बहुत ही कम करेक्ट होता है, परंतु एक लंबे समय तक अपनी टाइम वाइज करेक्शन के जोन में बना रहता है। और यदि स्टॉक अच्छी क्वालिटी का होता है यानी कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉक अपने रिवर्सल के फेस में है। और जैसे ही स्टॉक इस थर्ड बॉक्स का ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक नई तेज़ी दिखाने के लिए तैयार होता है
और इस मूवमेंट पे आप स्टॉक में निवेश करके स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि आपको स्टॉक में तभी अपनी पोजीशन बनानी है जब स्टॉक इस बॉक्स का ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से दे दे, जैसा कि अभी कोल इंडिया के साथ हो रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों से कोल इंडिया ने 155 रुपये के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट जोन है। यहाँ दोस्तों मैं आपको दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में निवेश की। आप अपने विवेकानुसार या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके इस स्टॉक में निवेश का डिसीज़न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिंपल सी स्ट्रेटेजी की मदद से आप किसी भी स्टॉक के टाइम वाइज करेक्शन की जोन को आइडेंटिफाई करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या अभी स्टॉक अपने बॉटम के आसपास ट्रेड कर रहा है या वो बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। और जब आपको इसी तरह से स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके टाइम वाइज करेक्शन की बॉक्स की सहायता से साफ चार्ट पे नज़र आ जाए कि स्टॉक ने बॉटम बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसमें निवेश का डिसीज़न ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करेगा।